नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आरटीआई अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं, जो द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट से लिया गया है। इसमें हम सूचना के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट और दायित्वों की पूर्ति के उद्देश्य से संस्थानों का निर्माण, सूचना का आयोजन और एक समर्थकारी परिवेश इनेबलिंग एनवायरनमेंट कायम करना महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोग ने अधिनियम में मौजूद इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। संस्थानों का निर्माण की बात करें तो बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन क्या है, इसमें हम देखते हैं सूचना आयोग क्या है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी का गठन किया, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 सूचना आयुक्त हैं, जो धारा 12 में बताया गया है। सीआईसी अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई करता है। सीआईसी के सभी निर्णयों को वेबसाइट cic.gov.in में पोस्ट किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पक्षपात रहित ढंग से चयन के संबंध में व्यवस्था है तथा इस प्रक्रिया में विपक्ष के नेता सम्मिलित होते हैं। आयोग का मत है कि चूंकि अधिनियम राज्यों के सभी 3 अंगों पर लागू होता है, इसलिए चयन समिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सम्मिलित करना भी उपयुक्त होगा। इससे जनता के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा और चयन की गुणवत्ता भी संवर्धित होगी। ना तो केंद्रीय सूचना आयोग ना ही राज्य सूचना आयोग ने राजधानियों से इतर स्थानों पर आरटीआई कार्यालयों की स्थापना की है। आरटीआई को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए हमारे जैसे विशाल देश में सहज आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने के लिए सुलभता का होना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इसलिए आयोग का मत है कि सीआईसी का फैलाव कम से कम भारत के 4 क्षेत्रों में होना चाहिए। इसी प्रकार बड़े राज्यों में भी एसआईसी का फैलाव किया जाना चाहिए, जो जनसंख्या की घनत्व और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करे। इसके सदस्यों को समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, किंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का प्रभुत्व है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले सदस्यों को व्यापक अनुभव और सरकारी कामकाजों की बारीकी से जानकारी होती है, और किंतु जनता में विश्वास पैदा करने और अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि आयोगों में गैर सिविल सेवाओं की पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का अनुपात काफ़ी अधिक हो। सूचना अधिकारों और अपीलीय अधिकारों का मनोनयन, डेजिग्नेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड अपीलेट अथॉरिटीज़। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पदान्वित किए हैं या पदनामित किए हैं, और इस प्रकार पीआईओ मनोनीत करने की शर्त का अनुपालन किया है। आयोग ने यह भी नोट किया कि भारत सरकार में पीआईओ का स्तर संयुक्त सचिव से लेकर अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी तक भिन्न भिन्न था। आदर्शता पीआईओ एक पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक का व्यक्ति होना चाहिए, जिससे कि वह सूचना की सुलभता में समर्थ हो सके और उसे स्पष्ट व उपयोगी ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसके साथ ही पीआईओ जनता के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ होना चाहिए। इसलिए आयोग का मत है कि भारत सरकार से पीआईओ के रूप में उप सचिव और निदेशक के पद का एक अधिकारी नियुक्त करने की एक समान पद्धति होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय या विभागों की वेबसाइट की जांच करने से भी यह पता चलता है कि यद्यपि पीआईओ को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाता है, किंतु अपीलीय प्राधिकारियों के मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए इस त्रुटि को सुधारने की ज़रूरत है। सूचना का आयोजन और अभिलेख पालन, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वयं ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करना शासन में पारदर्शिता का एक अनिवार्य तत्व है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अंतर्गत सूचना के स्वतः प्रकटन पर बल दिया गया है तथा सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड सूचना प्रकाशन की बात की गई है। आदर्शता बड़ी संख्या में मामलों में मांगी गई सूचना आरटीआई की धारा 6 के अंतर्गत अनुप्रयोग का सहारा लिए बिना उपलब्ध होनी चाहिए। प्रकटन यानी डिस्क्लोजर से संबंधित एक नमूने यानी सैंपल के अध्ययन से पता चलता है कि इन सूचनाओं को प्रायः लापरवाही, परफंक्टरी के साथ प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अर्थपूर्णता, सब्सटेंस का अभाव होता है। सक्रियतापूर्वक प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल तय करने और स्वमेव प्रकटन के प्रभावी मॉनिटरिंग की ज़रूरत को कम महत्व प्राप्त होता है।
यदि स्वमेव प्रकटन स्वीकार्य गुणवत्ता एक्सेप्टेबल क्वालिटी का हो तो भी उसकी सुलभता एक्सेस का प्रश्न बना रहता है। इसलिए इसे सुलभ यानी एक्सेस बनाने के लिए संचार के सभी उपलब्ध माध्यमों जैसे वेब प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, पुस्तक, समाचार पत्र, रेडियो, सूचना पत्र, परिपत्र आदि का सहारा लिया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित सूचनाओं को प्रकट करने की व्यवस्था अधिनियम में नहीं की गई है। अनेक लोकतंत्रों में यह स्वीकारा गया है कि एक ईमानदार और सजग अधिकारी सेवक को बिना किसी प्रतिशोध के भय से सकल भ्रष्टाचार, प्राधिकार दुरुपयोग अथवा गंभीर अन्याय से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक हित में प्रकट करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में भेद खोलने वाले विसिल ब्लोअर्स की गोपनीयता बरकरार रखी जाए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न से संरक्षण की मांग को माना जाए। यह आयोग भेद खोलने वालों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विधान की सिफारिश करता है। हमारी सूचना पद्धति का संभवतः सबसे कमज़ोर पक्ष अभिलेख पालन की उपेक्षा करना है। किसी भी अधिशासन तंत्र में भू अभिलेखन किसी भी अधिशासन तंत्र में भू अभिलेख संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक दस्तावेज है। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने हक या अधिकार टाइटल के सबूत के रूप में उनकी ज़रूरत होती है। विवाद निपटान अधिकांशतः अभिलेखों पर निर्भर करता है। ऋण की सुलभता आमतौर पर भू स्वामित्व पर निर्भर करती है तथा पूरा प्रशासन भू अभिलेखों की शुद्धता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। दुर्भाग्यवश बहुत से राज्यों में बड़ी संख्या में भू अभिलेख विद्यमान नहीं है। जहाँ कहीं भी वे विद्यमान है वहाँ वे असंतोषजनक स्थिति में हैं और पिछले 70 वर्षों के दौरान भारत में कहीं भी विस्तृत भू सर्वेक्षण आयोजित नहीं किए गए हैं। अतः सभी भू अभिलेखों को अद्यतन बनाने और समुचित भंडारण व पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बार प्रयास करना आवश्यक है। सूचना के अधिकार का तभी कार्यान्वयन किया जा सकता है यदि सूचना विद्यमान हो, साथ ही जहां यह विद्यमान है वहां वह सहज रूप में पुनः प्राप्ति योग्य और स्पष्ट हो। इसे प्राप्त करने के लिए मिले जुले प्रयासों की ज़रूरत है। इसमें अभिलेख पालन प्रक्रियाओं का विकास, समीक्षा और संशोधित किए जाने की ज़रूरत है। सूची पत्र तैयार करना, इंडेक्सिंग और व्यवस्थित भंडारण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। सभी दस्तावेजों को तर्कसंगत, स्पष्ट और पुनः प्राप्ति योग्य सूचना मापदंडों या मानदंडों में बदलने की ज़रूरत है। अभिलेखों को डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन करना ज़रूरत है उनकी, और इसके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन। इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे? प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। सूचना का अधिकार अधिनियम गवर्नेंस में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहला कदम है। इसमें वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि मांगी गई सूचना जल्द से जल्द प्रदान की जाए और वह स्पष्ट रूप में हो। सरकारी अधिकारियों की मानसिकता में जहां गोपनीयता एक मानदंड है और प्रकटन एक अपवाद, इस धारणा को आमूल रूप से परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नागरिकों की मानसिकता में भी ऐसे परिवर्तन की ज़रूरत है जो पारंपरिक रूप से सूचना प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं। इसमें आमूल परिवर्तन लाने के लिए लगातार प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों की ज़रूरत होगी। जागरूकता सृजन, अवेयरनेस जनरेशन। आरटीआई को लेकर जागरूकता का स्तर विशेष रूप से समाज के ज़मीनी स्तर, ग्रास रूट लेवल पर बहुत कम है। अधिशासन के स्तर में सुधार के लिए आवश्यक है कि ज़मीनी स्तर पर मौजूद नागरिकों को आरटीआई दाखिल करने और उससे सूचना की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अपेक्षित प्रक्रियाएं पता हों। अभी तक जागरूकता सृजन मुख्य रूप से प्रिंटिंग या प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस की सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित है। एक प्रभावी जागरूकता सृजन अभियान में मल्टीमीडिया प्रयासों को शामिल किए जाने की ज़रूरत है। इसमें नुक्कड़ नाटक, टेलीविज़न स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स और अन्य जनसंचार तकनीकें शामिल हों। इन अभियानों को कम लागत पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। धन्यवाद।